से अपने लोगों को टैक्स से मुक्ति दिलाते हुए जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है, जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ के हीन भावना विकसित करने के लिए बनाई थी, ये बहुत ही लज्जा का विषय है कि हम 3 नए कानून लाए लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदल पाए। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ ना आए और ऐसी व्यवस्था जमीन पे आसानी से उतर सकती है कि आप बटन दबाएं, वेल ट्रेंड व्यक्ति आपके घर पे पहुंच जाए और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे बयान काटना, झूठी वकालत करना, ये परजरी के जघन्य अपराध बन जाए। क्या बात है, क्या बात 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम जो है ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, और क्या बात है, क्या वो बात है। हैश बॉली से लॉक होकर उसी समय पुलिस और कोर्ट को पहुंच जाएंगे। लिहाजा डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी हम जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और हमें कहीं राहत नहीं मिल रही है, हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से, अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय पा पाएंगे। तो वकील साहब, आपने कोर्ट कचहरी को मुझसे ज़्यादा देखा है क्योंकि आपका जीवन तो वहीं पे बीतता है। आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हम कोर्ट में सबके सामने मुंशियों को वहीं पर घूस लेते देख रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आप 30 दिन में जजमेंट तो दिला सकते हैं, न्याय कैसे दिलाएंगे? एग्जैक्टली। तो महेंद्र जी, ये इतना आसान है। अभी आप 1 मिनट में समझ जाएंगे और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए हमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करना होगा और हमें जो है अपील में एक अपील और बढ़ाना पड़ेगी। तो अपील जजमेंट और एक दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। और जब आप अपील अगेंस्ट जज को प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें आप पूरे साक्ष्य देंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए जज महोदय ने जानबूझ के गलत जजमेंट दिया है, और ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर बेंच के सामने अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे और वकील साहब, उन्हें आपको लाखों का हर्जाना देना होगा। आप बताइए जज महोदय, क्या आपको न्याय से वंचित रख पाएंगे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। सर्टेनली नॉट। तो ये बहुत आसानी से संभव है, और क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसे 2 मॉडल बनाए हुए हैं जिसमें भारत सरकार के पास आज जो वो कमा पा रहे हैं विभिन्न टैक्सेस के माध्यम से और अन्य माध्यम से, उससे 20 गुना ज़्यादा राशि पहुंच जाएगी। और फिर मेरा भारत सरकार से कहना है कि जब आपके पास हम 20 गुना पैसा पहुंचा रहे हैं तो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? तो टैक्स क्या बात है, मुक्त क्या भारत बात है। संभव होगा। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब इसमें और आगे कमाल कर जाइए, और अभी आप और आगे सुनिए। इसमें 2 तरीके के अकाउंट हम लेके आ रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट जो है उसका रीनोमेनक्लेचर करके उसे अर्निंग अकाउंट कर दिया जाएगा, और पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो जो भी आपकी अर्निंग होगी वो अर्निंग अकाउंट में आएगी।
और एक दूसरा अकाउंट पैदा किया जाएगा जिसका नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। जब 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको जब भी धन की आवश्यकता होगी, तो आपके और आपके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं भी हैं, तो बिना मांगे इस कल्प वृक्ष अकाउंट से ऑटो फ्लो होकर आपके अर्निंग अकाउंट में पहुंच जाएंगे और आपका कोई भी भुगतान जो है लंबित नहीं होगा, डिसऑनर नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। और हाईली टेंडेंसी जो अप्रिशिएटेड। भारतीयों की है, जिसको हम आपको सबको समझना पड़ेगा कि यदि कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो फिर काम क्यों करें। तो यदि आपको कल्पवृक्ष अकाउंट से आपके 5 मौलिक अधिकार, जो कि रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का है, यदि इसके लिए आपको अपने कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल रहा होगा, तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे काम ही क्यों किया जाए। जी जी लेकिन जी। ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कल्पवृक्ष अकाउंट एक बटन को दबा देगा और सिस्टम जो है आपके घर पहुंच जाएगा अपने एक्सपर्ट को लेके, और आप उससे कहेंगे कि नहीं नहीं ये पैसा तो मैं पटा दूंगा, तो वो कहेगा कि वकील साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम पैसा के लिए तो आए ही नहीं हैं, हम तो आपको समृद्ध बनाने के लिए आए हैं। और फिर वो आपको से समझेंगे कि आपका शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आप क्या बनना चाहते थे, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य कारण से आप क्यों नहीं बन पाए, और वो आपके हिसाब से आपके कैरियर और आपके कैरियर प्लान को तैयार करेगा इन कंसल्टेशन विथ यू। और उसमें जो आवश्यक ट्रेनिंग है, आवश्यक एजुकेशन है, तो एजुकेशन भी बदल जाएगी। ये लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन एक्ट नहीं रहेगा, मॉड्यूलर एजुकेशन होगी। आपके कैरियर प्लान के हिसाब से आपको जो भी शिक्षा देना आवश्यक है वही मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे, और फिर आपको अपने कैरियर के हिसाब से टूल्स और टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, और टूल टेक्नोलॉजी में आपको एक्सीलेंस बनाते हुए एक्सीलेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हम किसी में कितनी भी जो है क्षमता पैदा कर लें, आज के दुष्ट मार्केट में उसे हाथ फैलाकर अपने लिए रोजगार को मांग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है वकील साहब? जी जी जी। तो हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। हमारे सिस्टम में आपको या तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण, जहां आपकी क्षमता रिलेवेंट है वहां भेज दिया जाएगा, और यदि कैरियर प्लान में आप कोई राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना चाहते हैं तो उसे अनुमोदित करने के लिए एक राष्ट्रीय संपदा अथॉरिटी होगी। और ये राष्ट्रीय संपदा अथॉरिटी वकील साहब, ये आज जैसी दुष्ट प्रशासनिक या हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ की नहीं रहेगी, जो हर जगह पर रेंट सीकिंग बिहेवियर को देखते हैं, जो किसी चीज़ को अप्रूव और ना अप्रूव करने में भी कहाँ लाभ मिल सकता है वो सोचते हैं। ये राष्ट्रीय संपदा अथॉरिटी अद्भुत अथॉरिटी होगी, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे। ये आपके उसमें मीनमेख नहीं निकालेंगे, बल्कि उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। यदि आपने 100 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, तो सब एक्सपर्ट मिलके उसे 150 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ और 5000 करोड़ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित होगा, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। वकील साहब समझ रहे हैं इस बात को? अरे सर, बहुत गहराई से मेरे अपने पॉइंट बोल रहे हैं आप। बहुत सुंदर। तो अब आप ये सोचिए, हमने राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए 2 घटकों की पूर्ति कर दी है, 2 एलिमेंट की पूर्ति कर दी है। एक तो धन की, हमें धन भारत सरकार के खजाने से नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा वेल ट्रेंड मैन पावर, जो कि रिलेवेंट हुनर के साथ, रिलेवेंट टूल और टेक्नोलॉजी के साथ वेल इक्विप्ड है, उसकी व्यवस्था भी हो गई है। अब वकील साहब, तीसरी चीज़ जो किसी भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, वो होती है भूमि। आज की हमने जो व्यवस्था अंग्रेजों से सीखी, वो दुष्ट व्यवस्था है, जहाँ पर हम लैंड का एक्विजिशन करते हैं और भूमि मालिकों को उनकी भूमि से वंचित कर देते हैं। जो होना पौना उनको कंपनसेशन मिलता है,
उसे वे दारू में, गाड़ी खरीदने में खर्च कर देते हैं और भूमिहीन होकर अधिकांश जो है वो सफ़र करते हैं। तो क्राइम फ्री भारत का ऐसा सोचना है कि हम अभी जो लैंड एक्विजिशन का पावर है इसे रद्द कर देंगे, ये एक्ट ही रिपील कर देंगे और हमारी राष्ट्रीय संपदा छोटे मोटी जगह में नहीं बल्कि हजारों एकड़ों में फैली होगी और उसके लिए जो भूमि की व्यवस्था की जाएगी वो लैंड ओनरशिप क्लब के माध्यम से की जाएगी। इसका मतलब है कि भूमि मालिक अपनी लैंड को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और भूमि के मालिक बने रहेंगे और जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी वो प्रोपोर्शनेट उसका बेनिफिट जो है वो लैंड ओनर्स क्लब के सदस्यों को मिल जाएगा। इसका मतलब है जो आज उनकी भूमि कमा रही है उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसा उनका मिलेगा और हर व्यक्ति चाहेगा कि उसकी भूमि किसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में चली जाए और कानून बनाकर, चूंकि आप मालिक हैं लिहाजा आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि को मना करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम आपको मालिकाना हक से वंचित नहीं कर रहे हैं और आपकी भूमि जो राष्ट्रीय संपदा से के माध्यम से जो ढेर सारा पैसा कमाएगी वो आप तक पहुंच रहा है। तो दुष्ट लोग जो है भ्रमित करके आपको कहीं बरगला कर जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण को विलंबित ना कर दें, लिहाजा ऐसा कानून भी हमें बनाना होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या महेंद्र जी हम 4 सरल उपाय के माध्यम से इसे जमीन पर उतार सकते हैं और इस पूरी चीज में ना तो धन की जरूरत पड़ रही है ना मॉडल्स की, और सब चीज़ें ऑलरेडी रेडी हैं, टेक्नोलॉजी भी रेडी है। जो चीज़ों की कमी है उनको पूरा करना बहुत आसान है। तो केवल एक ही चीज़ की कमी है, वो है हमारे राजनेता। और चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम आज के राजनेता किस मशीन से पैदा होते हैं उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। आपकी अनुमति है? सर मैं तो सुन रहा हूँ, मैं आपको कौन अनुमति देने वाला होता हूँ। मैं तो स्वयं जानकारी और सहमति रख रहा हूँ आपसे। जी 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 जी। तो और मैं कोई आपको किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर रहा कहीं पर भी। हम स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। जी जी। तो हम बड़ी आसानी से इन राजनेताओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के राजनेता की जो फसल पैदा हुई है वो जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण और संकीर्ण राजनीति की चरखी से हुई है और फिर उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें यदि आप अपराधी हैं, यदि आप बाहुबली हैं, यदि आप गुंडा हैं, यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां विदाउट एनी एक्सेप्शन जीतने के लिए कुछ हथकंडों को अपनाती हैं और वो हथकंडे हैं फ्रीबी का बांटना, दारू का बांटना, साड़ी का बांटना, पैसों का बांटना, मुर्गे को बांटना और गरीबों को मूर्ख बनाकर बरगलाकर उनके वोट को खरीदकर स्वयं जो है ये अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये अत्यंत ही दुर्भाग्य और लज्जा की बात है कि वो जिन राजनेताओं के वोट से बनते हैं ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात आप मानते हैं? ये पार्टी भिप से बंधे हुए सच्चाई है सर। 100% में 4 चुनाव लड़ चुका हूं, मुझे मालूम है। तो आप ये बताइए, ये पार्टी भिप से बंधे हुए प्राणी हैं और जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हमने जो है इसे डिस्टॉर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी कर दिया है। जहां पर गरीब वोट जो है वो वोट देने वाली मशीन बन गए हैं और उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। अब क्या ऐसे राजनेता हमें
उनका सोच, चिंतन और क्षमता हमें ऐसे अद्भुत भारत को देने की रहेगी। तो कदाप नहीं। हमने एक ऐसा मॉडल वकील साहब पैदा किया है कि हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और इस मॉडल के तहत किसी को ना तो चंदा देना है, ना ही जुलूस निकालना है, ना ही धरना देना है। यहाँ तक कि कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है, किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, श्री अश्विनी उपाध्याय जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं लगाना है, अन्ना हजारे जैसा हमें कहीं जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है, किसानों के आंदोलन जैसा हमें चक्का जाम या रेल रोको भी नहीं करना है। यहाँ तक कि हमारा मॉडल किसी से उसका सोच, चिंतन और क्रियाकलाप बदलने के लिए भी नहीं कह रहा है। केवल अच्छे भारत का संकल्प लेने से 9 दिन में हम 100 करोड़ होकर अपने इन राजनेताओं को बेबस करके अच्छे भारत को इन्हीं के माध्यम से जमीन पर उतार देंगे। और यदि ये मान जाएंगे तो इन्हें 240 से 500 पार कर देंगे। और यदि ये नहीं मानते हैं तो हमारे ऐसे 543 चंद्रगुप्त जो किसानों के पास जाएंगे, जो जमींदार सबके पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, शिक्षकों के पास जाएंगे, पटवारी के पास जाएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एनजीओ, सबके पास जाके इसी अच्छे भारत के बारे में चर्चा करके अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे। ऐसे 543 भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ की संख्या पहुंचाने वाले ये लोग, इन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे और इन्हें टिकट पहुंचा दिया जाएगा। तो वकील साहब, आप मुझसे पूछेंगे कि आप फॉर्मर डीजीपी हैं और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं, आप जो है आपके पास देने के लिए टिकट कहाँ से आएगा? बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि टिकट देने का काम तो जो है वो राजनीतिक पार्टियों का है, लिहाजा आपके पास टिकट कहाँ से आएगा? तो वकील साहब, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसी महीने एक राजनीतिक पार्टी को भी जन्म दिया है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बाकायदा पंजीकृत हो चुकी है, और उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ये ऐसे बी सबकी पार्टी है और ये कोई राजनीतिक काम करने के लिए पैदा नहीं हुई है। ये केवल उन चंद्रगुप्तों को जो 543 लोग मेरिट की लिस्ट में आएंगे, उन्हें उनके घर जाकर टिकट देने के लिए पैदा हुई है। और फिर हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, वो जो है जब चुनाव आएगा तो चुनाव के दिन ईवीएम मशीन में बटन दबाकर अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो वकील साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता क्या पराजित नहीं हो जाएंगे? नहीं, कल्पना मात्र में तो हो रहा है, परंतु यथार्थी तौर पे होना संभव हो तब की बात है। ये सब बातें हमारी बहुत ही अच्छी हैं। हम संकल्प ले रहे हैं और एक आसान प्रक्रिया दे रहे हैं जो मैथमेटिकल मॉडल है। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेने की हिम्मत कर पाएंगे तो बहुत सरल प्रक्रिया से हम 9 दिन में 100 करोड़ होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और इन 100 करोड़ लोगों में से 900 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संगठनों से जुड़े लोगों को। वकील साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा, केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, 9 लाख लोगों को 30 को, 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 लोगों को 60 को, 90 लोगों को 70 को, 9 लोग को 80 और केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को 9 दिन में 10 के मान से 9 दिन में जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने 1800 से अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है।
तो वकील साहब, क्या आप वो 4 सरल उपाय जिसे हम नए युग की सत्यनारायण कथा कहते हैं सुनना चाहेंगे आज नए वर्ष के भाई अभी हैं? मैं तो सुन ही रहा हूँ सर, सुनाते जाइए। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसका पहला अध्याय कह रहा है नए युग की सत्यनारायण कथा का कि हमें अपना मोबाइल उठाकर यूट्यूब चैनल खोलना है और क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत। इसमें 7,900 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। तो पहले अध्याय के तहत पहले अध्याय के तहत हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और संकल्प लेना है कि एक वीडियो रोज देखेंगे। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। अब दूसरा अध्याय कह रहा है कि अभी आपने जो क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया जाना है। और ये ऐप भी मैथिली शरण गुप्त का ऐप है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको कहेगा कि मैथिली शरण गुप्ता इनवाइटिंग यू टू डाउनलोड दिस ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। उसे डाउनलोड करके जैसे ही आप इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। तो वकील साहब बताइए, पहले और दूसरे अध्याय में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को होने भी नहीं चाहिए। मुझे क्या दिक्कत है? बिल्कुल किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए, उसमें जो सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल का टैब है उसको क्लिक करिए तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। और उसमें सबसे ऊपर आपको अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए और दूसरे 2 तरीके से शेयर करने की 3 लिंक दी गई हैं। तो व्हाट्सएप पर आप इसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने पड़ोसियों को शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। अब चौथा अध्याय कह रहा है कि अभी अभी आपने जो लिंक अध्याय 3 के तहत अपने लोगों को भेजी है, उनमें से 10 लोगों की सूची बनाइए और जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान आपको लग रहे हैं और उनसे फ़ोन लगा के पूछिए कि साहब जो ये कंटूर बताए हैं, इस कंटूर का अच्छा भारत आपको चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। और यही 4 सरल उपाय यदि आप दोहरा देंगे और यदि एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करके ये चेन को 9 दिन तक जारी रखेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये जो ऐप है ये अद्भुत ऐप है। इसमें जो है जब आप लिंक शेयर करते हैं तो वो लिंक आपकी लिंक होती है। जो व्यक्ति उस लिंक से जुड़ता है उसके रेफरेंस में आपका नाम आता है और 100 नंबर आपको मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। और वकील साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये प्रतिदिन जो है महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्तों की भी मेरिट लिस्ट तैयार करता है। ये अद्भुत है। ये हर दिन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वालों को प्रतिदिन एक कमेंडेशन लेटर जारी करता है, प्रतिदिन। और ये कमेंडेशन लेटर इसी ऐप में अवेलेबल होता है, तो हम ट्रेंडिंग में जाकर उसको देख सकते हैं। अब आप बताइए, क्या हमने इस पूरी चारों जो प्रक्रियाएं सत्यनारायण कथा के रूप में पिरोई हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे को थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आई है कि अभी आपने अपने विचारों से कहा था कि जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और अन्य कारणों से पार्टियां बनी हुई हैं, तो अब हम सत्यनारायण कहेंगे तो ये नहीं उसमें आएगा। ये सत्यनारायण सिर्फ कहने के लिए है कि ना तो इसमें सत्यनारायण भगवान है, ना उनका प्रसाद है, ना ही सत्यनारायण भगवान जो है ना इसमें नाराज होते हैं। सत्यनारायण भगवान के बारे में अपने सुनते रहे हैं कि उनकी जो है ना कथा करने से हमारे सब कष्टों का निवारण होता है।
तो ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया पूरी करने से आप 100 करोड़ होके आपके सभी जो है ना कष्टों का निवारण हो रहा है और आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, समृद्धि का और खुशहाली का। और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है और आपको कर्ज भी नहीं लेना पड़ रहा है। आपको गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था से मुक्ति मिल रही है। आप बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर पहुंच जाएगा और वो ट्रेंड वॉलंटियर जो है वो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। झूठी एफआईआर क्या दर्ज बात। करना, झूठी गवाही देना, झूठे बयान काटना, झूठी वकालत करना, चारों परजरी के गंभीर अपराध होंगे। और 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो साक्ष्यों का संग्रहण संभव हो सकेगा जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आम जनता को घर बैठे न्याय मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत यदि बिना किसी प्रयासों के मिल रहा है और यदि आज के हमारे राजनेता इसे समझ के मान जाते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इसको ही मान जाते हैं तो हम 2025 से ही अच्छे भारत की शुरुआत कर सकेंगे। हमें 2029 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा 2029 तक हमारे चंद्रगुप्त तैयार हो जाएंगे और उन्हें टिकट देकर उन्हें सभी लोग संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, अच्छे भारत के संकल्प के साथ। तब जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने नाम का डंका पिटवा लिया है, जहां भारत के और विश्व के हर कोने में मोदी मोदी की जो है ना लयबद्ध जो है गूंज सुनाई देती है, जहां पर हम ये नारा लगाने के लिए मजबूर हैं कि मोदी है तो संभव है। ऐसे लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस मॉडल के सामने सुनिश्चितता के साथ पराजित होंगे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से बीजेपी से, आरएसएस से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि वो भी अच्छे भारत का संकल्प लें और इस मॉडल को सफल बनाकर आओ हम अपने देश को विश्व गुरु भी स्थापित करें और समृद्धि भी बनाएं। भारत में एक भिखारी नहीं होगा, भारत में लोग बाग बीमार नहीं होंगे, भारत में उनके भोजन के साथ जीवन वर्धक औषधियाँ पहुँचेंगी। भारत में आज जैसा 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा करके प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर दूध पीने की स्थिति में नहीं आएंगे, जबकि हमारे अधिकांश बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहा है। हम किस दुष्ट व्यवस्था में जी रहे हैं जहां प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। और ये जो केमिकल से बना रहे हैं, जो कैंसर बेच रहे हैं, यही लोग राजनीतिक पार्टियों को जो है ना अपना चंदा दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने आप को एमएलए, एमपी और मंत्री के रूप में भी स्थापित कर चुके हैं। वकील साहब बताइए, आपको हमारी बात कैसी लग रही है? ये बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन धरातल पे अभी 9 दिन नहीं हुए आपके। 9 दिन तब होंगे जब लोग संकल्प लेंगे और अपनी शपथ का पूरा करेंगे। यदि तो देखो ये ऐसी स्थिति है कि यदि 100 मीटर से छोटी कोई रेस नहीं होती है, यदि धावक जो है अपनी स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा रहे और दुष्टतापूर्वक कदम आगे ना बढ़ाए, तो वकील साहब मैं आपसे पूछता हूँ 100 मीटर की रेस कितने वर्षों में पूरी हो सकेगी? वो तो खड़ी ही रहेगी। अभी 75 वर्ष हो ही गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 75 साल के बाद भी हमारे राजनेताओं ने 3 ऐसे नियम कानून हमारे ऊपर थोप दिए विच इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जो थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इट इज टू लेस। बेसिकली द कंटेंट इज सेम। कंटेंट इज द सेम। उसकी आत्मा बदलने की जरूरत थी। जो नियम कानून भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें न्याय से वंचित रखने के लिए था, ऐसे नियम कानून क्यों हमने अडॉप्ट किए हैं? क्या हमारी मानसिक चेतना खत्म हो गई है? क्या हम अच्छा सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं?
अरे मैथिली शरण गुप्त ने तो 2017 में भारत सरकार को रिटन में जो है ना कॉन्सेप्ट नोट भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर हैं कि क्राइम फ्री भारत विद 5 सर्टेनिटी पैदा हो सकता है। ये प्रस्ताव जो है होम ने बीपीआरएनडी को भेजा और बीपीआरएनडी ने 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में इसे माइक्रो मिशन 06 के तहत नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ग्राह्य किया और मैथिली शरण गुप्त ही इसके जो है नोडल ऑफिसर हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा वकील साहब कि 30 सितंबर 2020 को हमने एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा और उसका नाम जानबूझ के बहुत लंबा रखा, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे ब्यूरोक्रेट साथी वो कहेंगे कि साहब पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो इसको फाइल कर देंगे। तो हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि आपके संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट वन की एंट्री नंबर 65C में ये प्रावधान है जो भारत सरकार को करना चाहिए। जब ये कानून भारत सरकार के पास विचाराधीन था तो और उनके ही डीजी मैथिली शरण गुप्त ने उसे सबमिट किया था, तब क्या कमजोर मजबूरी थी कि उसके कंटेंट को यदि हम नए कानून में प्रो देते तो ये देश बदल गया होता। जी 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 जी। हम जब वार्तालाप करते हैं तो आज नव वर्ष के तारतम्य है, तो मैं आपको एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी तरफ से भी, हम आपके परिवार को ओर से क्या क्या जो है संदेश है वो आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरा संदेश तो यही है, जो भारत अपने आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं वो आप भी कह रहे हैं, जो भारत में नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं हम उसके साथ सहमति रखते हैं। जो आपने सरल उपाय बताए हैं वो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात यहाँ पे ये आ जाती है सर कि कहने में तो ये तो 9 दिन में सब कुछ हो रहा है, ठीक है सर, और चुनाव सिर के ऊपर है आपके। आप उसको भूल जाइए, तब तक कोई चुनाव के बारे में बात नहीं करना है जब तक हम शक्ति हासिल ना कर लें। देखिए भगवान राम जब जो रावण से युद्ध कर रहे थे तो भगवान राम ने कहा कि हम इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो रावण की तरफ से लड़ रही है। तब जामवंत ने कहा कि हम जो है ना इस मैदान को संभालेंगे, आप माँ दुर्गा की प्रार्थना करो। तो जो 9 दुर्गा में भगवान राम ने माँ दुर्गा की प्रार्थना की और माँ दुर्गा प्रसन्न होके तब जो है ना भगवान राम की तरफ से लड़ी। तो मेरा कहना है कि यदि हम बिना शक्ति हासिल किए, बिना इन 4 सरल उपायों को अपनाए हुए यदि किसी भी चुनाव प्रक्रिया में हम सम्मिलित होंगे तो चारों खाने चित्त होंगे। और इस दुष्ट व्यवस्था में जहां हर कोई छला जा रहा है, जहां हर किसी के वोट खरीदे जा रहे हैं, जहां खुल्लम खुल्ला सब नियम कानून के विरुद्ध दारू भी बट रही है, साड़ी भी बट रही है, फ्रीबी भी बट रही है, लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इस दुष्ट व्यवस्था में आपकी अच्छी बातें जो है ना हवा में उड़ जाएंगी और आपके यदि आपको साथियों को खड़े होने में सफल भी होंगे तो सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। लिहाजा पहले शक्ति हासिल करिए, पहले सरल प्रक्रिया को संकल्प के साथ अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए उसे अपनाइए और उसके पूरा होने के बाद फिर जो है किसी भी चुनाव की बात करिए। और हम तो कह रहे हैं चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है। यदि आज के चुने हुए नेता यदि इसे मान लेते हैं तो हमारे अच्छे भारत की शुरुआत तो 2025 से हो जाएगी। हम 2029 तक इंतजार क्यों करें। और यदि ये आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो तो सवाल यहाँ आता है, वो तो सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम टिकट दे सकें। हम जो है कुआं तब नहीं खोद सकते जब हम प्यास लगेगी। तो प्यास लगने वाली है इसलिए कुआं खोद के रखो, और यदि कुएं की जरूरत ना पड़े वैसे ही पानी पहुंच जाए नल से तो क्या जरूरत है कुएं से पानी निकालने की। ये बात आपको उचित लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं, ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि ये हमने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। ये तो अपना कहीं बोर्ड भी नहीं लगाएगी कि ये कार्यालय है इसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि इसका गठन जो है आज की राजनीतिक पार्टियों के लिए किया ही नहीं गया है। इसका गठन अद्भुत प्रक्रिया के लिए किया गया है। इसका गठन किया गया है आवश्यकता पड़ने पर यदि आज के ये दुष्ट राजनेता नहीं मानते हैं तब जो है ना टिकट बांटकर इसी प्रक्रिया में निर्धारित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी पराजित होते हुए दिखाया जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग जो है
अच्छे भारत का संकल्प लेने की हिम्मत करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया। नहीं, आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? जी मैं हकीकत में तो आपकी बातें सही लग रही हैं, लेकिन जब जमीन पर नहीं है तो फिर वो तो बात एक कल्पना वाला हो गया ना सारा मामला। उनको जमीन पे उतरने में बाधा एक ही है, राजनेता। उनको हराने का भी इस मॉडल में है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं, इनके सभी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के ऑलरेडी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना ली गई है। मैंने 2020 में एज ए सिटिंग डीजी 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करने का मुझे मौका मिला। 32 यूनिवर्सिटी से हमारा MOU है। तो हम जो है, हमें वो समाधान पैदा करने का मौका मिला। तो समाधान की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि उनको नियम कानून को हम कैसे पार्लियामेंट के जरिए कानून बनाएं और उसे थोपा नहीं जाएगा। उसे रिफाइन करने की 3 प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन किया जाएगा। तो पहले जो है टास्क फोर्स उसे रिव्यू करेगा, मॉडल्स को और टेक्नोलॉजी को, और पहला संशोधन उसके आधार पर होगा। फिर 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाइव डिस्कोर्स करेंगे और उनके सुझाव के आधार पर दूसरा जो है मॉडिफिकेशन होगा। और फिर तीसरा मॉडिफिकेशन जो होगा, वो जो तीसरा मॉडिफिकेशन होगा वो आम जनता 45 दिन तक सभी चैनल्स पर लाइव डिस्कोर्स करेगी और उसकी जो शंकाएं कुशंकाएं हैं, उन शंकाएं और कुशंकाओं को के आधार पर जो तीसरी डिग्री का जो रिफाइनमेंट है उसे किया जाएगा। और ये तीनों जो है ना प्रोसेस का जो कंपेंडियम बनाकर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और ये मॉडिफाइड मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भेजी जाएगी और जब फिर इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त अपना मॉडल, अपनी टेक्नोलॉजी आपके ऊपर नहीं थोप रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से हम आपके माध्यम से वकील साहब लोगों को अच्छे भारत का संकल्प देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।